News 24/7 Sahit Khabar Tez Nगर। जी नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दे दें कि लोगों को कि ठीक है अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। मैं राममणि शुक्ला एडवोकेट, जनपद न्यायालय प्रयागराज में विगत 12 वर्षों से वकालत व्यवसाय कर रहा हूं और अधिवक्ता साथियों के हर सुख दुख में खड़ा रह करके अपनी क्षमतानुसार उनकी सहयोग एवं मदद करने का पूर्ण प्रयास करता हूं। मैं विगत 2 वर्षों से जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लाइब्रेरियन पद का प्रत्याशी हूं। आप लोगों का खूब स्नेह सहयोग प्यार मिलता है, जिसके कारण मेरी हिम्मत, मेरी आगे आप लोगों के सहयोग करने की आकांक्षा अपेक्षा बढ़ती जाती है। इसी अपेक्षा के साथ मैं इस बार भी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में जो आगामी 18 नवंबर को निश्चित हुआ है, उसमें सभी अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद स्नेह की अपेक्षा के साथ पुनः लाइब्रेरियन पद पर आप लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। अच्छा शुक्ला जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूं कि आप लाइब्रेरियन पद के लिए ही क्यों आप तो 12 साल हो गया, तो किसी अन्य पद पर भी लड़ सकते थे, तो आप लाइब्रेरियन पद पर ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, एक अधिवक्ता की जो सोच होती है वो कहीं न कहीं अपने मानसिक स्तर को, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की होती है। अधिवक्ता ऐसा व्यक्तित्व होता है जो निरंतर अभ्यासरत रहता है, उसको पढ़ने की चीज़ें चाहिए, उसको ज्ञान की चीज़ें चाहिए। तो मैंने इस 12 साल की वकालत के दौरान जो अपने बार की सबसे बड़ी समस्या देखी है कि बार में कहीं न कहीं जो अधिवक्ताओं के लाइब्रेरी की स्थिति है, जो अधिवक्ताओं के पढ़ने की किताबें हैं, आरडी है, जर्नल है, तमाम तरीके की किताबें हैं जो अपडेट होती रहती हैं, उनकी अव्यवस्था लगातार रहती है। लोग आते हैं, अपनी बड़ी-बड़े वादे करते हैं, ये कहते हैं कि मैं वाईफाई लगवा दूँगा, ई लाइब्रेरी बनवा लूँगा, ये कर दूँगा। वादे तो तमाम होते हैं लेकिन करने वाला कोई नहीं होता है। आज जा कर के अगर आप बाहर के लाइब्रेरी की स्थिति देखेंगे तो किताबें उसी रूप में जैसे पहले थी, जीर्ण-शीर्ण हालत में, फटी पुरानी, बर्बाद अवस्था में, वो आज भी उसी स्थिति में है। ना तो नई कभी किताबों का आना होता है, ना आरडी जर्नल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि बड़े दुर्भाग्य के साथ ये भी कहना पड़ता है कि वहाँ अधिवक्ताओं के समुचित ढंग से बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। जी। एसी भी लगती है, अब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो एसी खराब भी होती है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, जी। उसको मेंटेन करवा दिया जाए। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ये निर्णय किया कि पहले तो जो हमारे अधिवक्ता भाइयों की हमारी मूल ज़रूरत है, जी। किताबें, आरडी, जर्नल, ये कम से कम एक निर्धारित रूप में, निश्चित रूप में प्रतिवर्ष आए, अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था हो, उनके ज्ञानार्जन का जो स्रोत है वो आगे बढ़े। जी। बस यही सब कुछ कारण रहे जो मैंने स्वयं देखा, मैंने स्वयं उसको एहसास किया, अनुभव किया, इसी वजह से मैं इस पद का चयन किया हूँ। जी। तो इसका मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट में समझा जाए तो आपका ये एजेंडा है कि सभी अधिवक्ताओं के पास तक समुचित व्यवस्था जो कोर्ट से संबंधित, चाहे वो लीड का हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड जो बुक्स हों, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी जी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन शुक्ला जी, हम तो ये देख रहे हैं कि लगातार पिछले विगत वर्षों से, मेरा भी काफ़ी साल से प्रैक्टिस हो गया, हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई ऐसा ही वादा करता है और करता अब कोई नहीं देखिए, है। तो इसके संदर्भ में आप क्या वादा कहना करने चाहेंगे? का तो मैं भी बड़े लंबे-लंबे वादे कर लूँगा, मैं वाईफ़ाई करवा दूँगा, मैं ई लाइब्रेरी करवा दूँगा। जी। जो हमारे बार की क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार मैं जो भी मैक्सिमम हो सकेगा अपने अधिवक्ता भाइयों को, जी। मैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करूँगा। जो अभी आपके बार की किताबें, हमारे बार की किताबें, लाइब्रेरी की किताबें जीर्ण-शीर्ण बर्बाद हो गई हैं, पानी में सीलन खा रही हैं, उनको मैं पुनः नए रूप में बाइंडिंग करवाऊँगा, जी। उनको नए रूप में निर्धारित करवाऊँगा। जो हमारे
पत्रिका प्रकाशन अखबार होते हैं उनको एक सिरे से पुनः मंगवाऊंगा। वहाँ अव्यवस्थाएं जो बैठने की हैं, पानी की व्यवस्था है, उसको मैं अधिवक्ता भाइयों की सलाह से, सहयोग से, जहाँ हमें लगेगा कि नहीं वास्तव में जेन्युइन आवश्यकता है, ये ज़रूरत है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी मेरा ये सोचना है कि मैं लंबे लंबे वादे कर लूँ, झूठे वादे कर लूँ और उसको ना कर पाऊँ, बाद में वही स्थितियाँ फिर बनी रहें, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं वादों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको, अगर आपने मुझे चाहा कि हाँ नहीं ये व्यक्ति योग्य हैं, इस बार की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनने के लायक हैं, तो ज़रूर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बार के लाइब्रेरी की दशा अवश्य सुधरेगी। जी जी तो अभी आप सुन रहे थे राममणि शुक्ला जी से चाय पे चर्चा। और मैं कुछ और ही जानना चाहता हूँ राममणि जी से कि क्या इनके और आगे भी क्या योजनाएं हैं, क्योंकि ये अमूमन अगर देखा जाए तो सभी का एजेंडा यही होता है, लेकिन ये है कि इसको धरातल पे किस स्तर से लाया जाएगा और उसके लिए कितना ये तत्पर हैं, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो मीन्स ये है कि आपने इसके लिए एक कुछ प्लान तैयार किया होगा कि इसको किस हिसाब से मूर्त रूप देना है, कि अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद में इसको किस हिसाब से सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए है क्या कि जो हमारे पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं, जी जिनका अनुभव, चूँकि देखिए कोई व्यक्ति आता है तो सारी चीज़ें सीख पढ़ के नहीं आता है। जी जो देखता है समस्याएं, जो उसके सामने समस्याएं आती हैं, उन्हीं में निराकरण करने का प्रयास करता है, अपने वरिष्ठों की सलाह लेकर, अपने पूर्व पदाधिकारियों की सलाह लेकर के कि हाँ मैं इसको अच्छे रूप में कैसे कर सकता हूँ, इस काम को क्या किस तरीके से किया जाए कि अच्छे से अच्छा हो सके। तो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों से, अपने सहयोगी साथियों से और पूर्व पदाधिकारी गण से पूरी सलाह राय के बाद जो भी लगेगा कि हाँ नहीं इस तरीके से मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ, मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। रही बात कि मेरा खाका क्या है, तो खाका ये है कि पहले तो मुझे उस पद के लोग लायक समझें, मुझे जी उस पद के लिए चुनें। फिर जो मेरी भविष्य की अपेक्षाएं हैं, मेरी ये उम्मीदें हैं कि नहीं मैं बार को किस रूप में नई तरीके से नए रंगों तेवर में ले आकर के उसको परिवर्तित कर सकता हूँ, अधिवक्ता साथियों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं कर सकता हूँ, जी उसको करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। जी नहीं अच्छा शुक्ला जी, अक्सर हम देखते हैं कि मतलब लोगों जैसा कि कहते हैं कि भाई चुनाव जीतने के बाद लाइब्रेरियन कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनके साथ में एक जो चीज़ें अक्सर आती रहती हैं कि पैसे का, फाइनेंस का, क्योंकि ठीक है आप कितना भी करना चाहते हो तो आप तो अगर आपके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं रहती है तो फिर आपका भी तो सारा वादा वैसे की वैसा रह जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए विकास जी, होता क्या है कि बार की फंडिंग कहीं दूसरे जगह से होती नहीं है। जी अधिवक्ता साथी ही फंडिंग करते हैं कहीं न कहीं दूसरे रूप से, वकालतनामे से, हलफनामे से या ड्यूज जमा करके या तमाम तरीके की जो बार के फंडिंग की व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं से हम अधिवक्ताओं के लिए करते हैं। जी होता क्या है कि हम उसको उस पैसे को किस मद में प्रयोग कर रहे हैं। जी अगर मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत आवश्यक चीज़ है बार के लिए, बार के अधिवक्ता साथियों के लिए, तो उसको मेरी प्राथमिकता पर, मुझे प्राथमिकता पर रखना चाहिए, उस प्राथमिकता पर रख करके उसको पूर्ण करना चाहिए। जी लेकिन होता क्या है कि लोग उस प्राथमिकता को किनारे करके व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह देते हैं कि नहीं ये व्यक्तिगत में करूँगा, इनके लिए करूँगा, तो ये मेरे और हितैषी हो जाएंगे, मेरे शुभचिंतक हो जाएंगे। जी लोग किसी समस्या को सार्वजनिक तौर पे नहीं देखते हैं, व्यक्तिगत समस्या को देखते जी हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि आप अपने बार में लगभग 12 से 15 वाटर कूलर लगे हुए जी हैं, लेकिन उन वाटर कूलर के पुनर्निर्माण के बारे में कोई नहीं सोचता है। जी वो आज किस रूप में है आप भी देख रहे हैं, मैं जी भी देख रहा हूँ जी कि वो पानी नहीं देते हैं, उनमें पानी की सप्लाई नहीं होती है। अब वहाँ पे लोग ये नहीं सोचते हैं कि नहीं इससे 100 लोग पानी पिएंगे, 200 लोग, 500 लोग पानी पिएंगे। इस पे जब तक हम इस व्यवस्था पर नहीं सोचेंगे कि किसी कार्य से 100, 200, 500 लोगों के ज़रूरत की चीज़ पूरी होती है, जी
तब तक हम नहीं कर पाएंगे। हम व्यक्तिगत में 10,000 की स्ट्रेंथ है, हाँ, हमारे बार की, तो हमको ये सोचना है कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उस व्यवस्था हमारे पास 500-1,000 लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल। ये नहीं कि मैं विकास जी का शुभचिंतक हूँ या किसी अधिवक्ता भाई का शुभचिंतक हूँ तो मैं उसके लिए पहले सोचूंगा। जी जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक हमारे बार का समुचित विकास और अधिवक्ताओं के समुचित जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उस पर हम नहीं खरे उतर सकते हैं। तो हमको तो पहले स्वयं की विचारधारा। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बार की जो नालियाँ हैं, जो शौचालय की व्यवस्था है, जो मूत्रालय की व्यवस्था है, मतलब तमाम तरीके के जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित है। कहीं से बदबू, बास, गंदगी की पूरी पूरी एकदम, आप जाएंगे तो नाक दबा के ही जाएंगे और नाक दबा के ही लौटेंगे। तो उन पे कोई सोचता नहीं है, केवल ये सोचते हैं कि फला मेरा व्यक्तिगत परिचित है, इसको मैं अधिकतम लाभ कैसे दे सकूं। जब तक हम इस व्यवस्था से बाहर नहीं आएंगे तब तक मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि हम अधिवक्ता हितों के बारे में अच्छी तरीके से कार्यान्वयन नहीं कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। साथ में ही शुक्ला जी हम चर्चा करेंगे इस समय जो कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी है, तो इस कोविड-19 महामारी के दौर में जिस समय की भारत की बहुत ही गंभीर स्थिति है कि जहां पे कोरोना की संख्या पर डे तकरीबन 86,000 87,000 और मृत्यु दर लगभग 1200 के करीब में, आई थिंक जितना न्यूज़ अपडेट हो रहा है, तो और सही होने की भी जो दर है वो भी 85% के लगभग है। तो इस कोरोना टाइम में चुनाव अचानक से अनाउंस कर देना कि चुनाव होगा और फिर आप लोगों का प्रचार कैसे, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे, आप ये संभव हो पाएगा कि आप कहीं जाएंगे और एक दूसरे भाई आपका मूवमेंट होगा, आप प्रचार के लिए करेंगे, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए विकास जी, होता क्या है कि पहले की परिस्थितियों और आज की परिस्थिति में अंतर है। जी। आपका पहला प्रश्न ये रहा कि चुनाव क्यों हो रहा है इस कोरोना काल में। जी। तो आपको भी बखूबी पता है कि हमारे यहाँ के बाइलाज के संविधान के बाहर के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी की जो अवधि होती है वो 1 साल के लिए होती है। यानी मार्च में अगर चुनाव होता है तो अगले वर्ष मार्च में ही अगला चुनाव होना है। संयोग से अपने यहाँ बार का चुनाव भी डिक्लेयर हुआ था 22 अप्रैल की तारीख थी, लेकिन उस दौरान 21 मार्च से 22 मार्च से कोरोना का दौर आ गया तो वो चुनाव स्थगित करना पड़ा। अब वो पुरानी कार्यकारिणी जो रही वो एक्सटेंड होती गई है, लगभग वो 1 साल 10 महीने के करीब हो चुका है या 8 महीने कह सकते हैं। 1 साल 8 महीने तक वो कार्यकारिणी अभी निरंतर काम कर रही है। अब हुआ क्या कि क्योंकि मार्च के बाद उस कार्यकारिणी की जो अधिकार होते हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त होकर एल्टर कमेटी में समाये होते हैं। बिल्कुल। तो एल्टर कमेटी जो अधिवक्ताओं की समस्या है उसका निराकरण करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाती। तो हमें अधिवक्ताओं के लिए खड़ा होना है, हमें अधिवक्ताओं के बारे में अगर सोचना है तो एक कार्यकारिणी चाहिए। अब किसी को, कोई किसी अधिवक्ता भाई को, बहन को कोई समस्या होती है तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक अधिवक्ता, एक उसकी कार्यकारिणी, उसकी बार, तो उसके लिए तो हमें कार्यकारिणी चाहिए। अब उसके बाद यदि होता है कि हमने किया क्यों, तो हमारी जो गवर्निंग संस्था है, जो जिससे हम गवर्न होते हैं, वो हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सीधा डायरेक्शन है कि आपको चुनाव करवाना है, क्योंकि नई कार्यकारिणी जब तक अस्तित्व में नहीं आएगी अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं होता। तो उस परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल ने आपको निर्देशित किया, हमको निर्देशित किया है, बार एसोसिएशन को निर्देशित किया है कि आप चुनाव कराइए कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। अब जहाँ तक रहा कि लोगों से मिलना कैसे है, कैसे उनसे संपर्क करना है, तो पहले आप भी जानते हैं कि लोगों से एकदम टच टू टच मुलाकात, हाथ मिलाना, हाँ, तो उस चीज़ों को हम लोग एकदम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बहुत हुआ तो नमस्कार है, अपनी बात बताना है तो दूरी की बात है, 2 गज की दूरी, वहाँ खड़े होते हैं, अपनी बात कहते हैं कि भाई साहब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ नई व्यवस्थाएं लाना चाहता हूँ, वो अपनी बात में रखता हूँ। अधिवक्ता भाई बहन को लगता है कि नहीं, वास्तव में इनकी बातों में कुछ तथ्य है, ये कुछ वास्तव में कुछ मंशा लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात मेरे लिए खड़े होंगे और मैं उनके लिए खड़ा हूँगा यदि मैं उस स्थिति में पहुँचता हूँ। यदि नहीं भी पहुँचता हूँ, क्योंकि मैं उसी रूप में रहा हूँ, मैंने कभी राजनीति जैसी अपेक्षा नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, लाइब्रेरियन पे आना चाहिए, लोगों के लिए जो हो सकता है करना चाहिए। मैंने प्लान किया, लोगों ने कहा। अब यदि लगता है कि नहीं, योग्य नहीं है, फिर भी मैं उसी रूप में रहूँगा जैसा था, नहीं पद पे रहूँगा। जो हमारी क्षमताएं थी अपने भाइयों के लिए खड़ा होकर करने के लिए, मैं वो भी तब भी करूँगा, आज भी कर रहा हूँ। जी। तो कहने का मतलब है कि हमको इस चुनाव के दौरान
सारी व्यवस्थाओं का, सरकार की व्यवस्थाओं का, कोरोना पेंडेमिक का पूरी जो सरकार ने मानक तय कर रखा है उसके तहत हमें करना है। इसलिए हम प्रयास अधिकतम करते हैं कि डिजिटल माध्यम से अपनी बात हम अधिवक्ता भाइयों तक पहुंचाएं। जी, डिजिटल माध्यम तमाम तरीके से, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप, या तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि अधिकतम मैं उन माध्यमों से अपनी बात अधिवक्ता भाइयों तक पहुंचाऊं। यदि लगता है कि उन्हें कि हाँ नहीं, उनकी बातों में कुछ वास्तविकता है, तो वो मेरा चयन करें। मैं उन मानदंडों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और आगे भविष्य में मैं लंबे वादे तो नहीं करता हूँ और ना करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव, परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जी, जी, धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमें, और साथ में आप अपने दर्शकों से और अपने अधिवक्ता भाइयों से कुछ आप निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो भी, अगर कोई आपके पास में कंटेंट हो या उनको मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। देखिए, अधिवक्ता भाइयों को केवल मेरा इतना कहना होगा, मेरा इतना निवेदन होगा कि कोरोना का दौर है, कोरोना के दौरान ही वोटिंग होगी, कोरोना के दौरान ही सारी चुनावी व्यवस्थाएं होंगी। तो जो पहले अपने स्वास्थ्य, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करते हुए उस चुनाव के प्रक्रिया में शामिल हैं। पहला तो मेरा ये निवेदन होगा कि वो डिस्टेंसिंग, जो कोरोना के मानदंड हैं, मास्क लगाना है, दूरी बनाना है, वो रखें। दूसरी बात मैं अपने स्वयं के लिए कहूँगा कि भाइयों देखिए, मैं आपके बीच का ही हूँ, कहीं हवाई रूप में नहीं आता हूँ। हवाई कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत से भाई चुनाव में आते हैं जो बरसात के मेढक वाली स्थिति में होते हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा सा देखना ये है कि कहीं आप किसी गलत व्यक्ति का चयन करके बाद में 1 साल तक उनको अपमानित करने या अपने स्वयं को कोसने जैसा, धोने जैसा, हाँ, कोसने जैसा काम ना करें। जो आपके बीच प्रत्याशी अधिकतम रहते हों, आपके सुख दुख में शामिल होते हों, उनके लिए आप विचार करें। और अगर लगता है कि मैं भी आपकी किसी अपेक्षा, आकांक्षा पे खरा उतरा हूँ, तो मेरे लिए भी जरूर विचार करें।